नमस्कार, मुद्दा गर्म है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो केंद्र कैबिनेट ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी रिफॉर्म एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि आने वाले सत्र में इसका बिल पेश कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में ही इसे पेश किया जा सकता है। अब यह फैसला देश की राजनीति को किस तरह बदलेगा, ये बदलाव नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये अहम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा समझा दें कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर जो कमेटी बनी थी, आखिर वो सब है क्या और किस तरह से काम कर रही थी। तो सूत्रों ने यह दावा किया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है और सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के साथ यहां पर चर्चा करेगी, प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा कि नाम ही समझा रहा है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, यानी कि एक ही समय में। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। वैसे अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा कि देश में एक साथ चुनाव हो। इससे पहले सन 1952, 1957, 1962 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1978 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई और अब केंद्र कैबिनेट यानी कि मोदी कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि अब इसे जेपीसी में भेजा जाएगा, लेकिन इसके ही साथ इस पूरे मामले में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। ये बहुत बेहतर कदम है और देश में जब चुनाव की शुरुआत हुई तो सारे चुनाव एक साथ होते थे। बाद में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने लगे या लोकसभा का अलग होने लगा। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और लोगों को अवसर मिलेगा कि वित्तीय इतना बड़ा बोझ देश के ऊपर पड़ता है, बार बार आचार संहिता लगता है, विकास काम अवरुद्ध होते हैं, तो ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और ये मोदी जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और शायद आने वाले समय में वो सफल भी होंगे। अब हम हैं तो कृषि मंत्री, चुनाव आ जाए तो 3 महीना लगातार चुनाव के प्रचार में ही लगे रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भेज दिया तो अब उसमें देखो सारे विकास के काम ठप, कराओ चुनाव। समय का अपव्यय, धन का अपव्यय हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला, और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहाँ सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है, आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? क्या वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी एक साथ चुनाव कराने से? क्या ईवीएम की संख्या कम हो जाएगी? यूनियन कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट के मुखिया की ये बड़ी ख्वाहिश रही है। देश की जनता समझती है कि किन कारणों से ये ख्वाहिश रही है, इसके पीछे वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। ये सब मुद्दों से भटकाने का एक कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है, संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये होना होता तो कब का हो चुका होता।
तो देखिए, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इससे पहले जब खबर आई थी तब प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, यानी कि कोविड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके बाद अब माना जा रहा है कि इसी हफ्ते शायद इस बिल को अब यहां पर पेश करने के लिए लाया जा सकता है, चर्चा इस पर की जाएगी। लेकिन उससे पहले यह भी खबर है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि सरकार एक मत बनाना चाहती, यानी कि जो दूसरे सियासी दल हैं जो अभी इसको लेकर के मान नहीं रहे हैं उनसे भी चर्चा करनी चाहती ताकि सभी लोग एक पेज पर रहे। हालांकि कई दावपेच भी है, वो दावपेच क्या है, सियासी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक देश में एक साथ इलेक्शन कैसे होगा? क्या इसके बाद टेंशन कम हो जाएगी या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? एक देश एक चुनाव का हर एक पहलू बारीकी से आपको समझाएंगे और क्यों कांग्रेस और उसके साथ जो दूसरे दल हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं वो भी समझेंगे। देखिए, और ये भी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसका यही कहना है कि यदि सभी दल सहमत हो जाते हैं और ये बिल यदि पेश होने के बाद पास हो जाता है तो साल 2029 इसे लागू किया जाएगा। और खास बात ये भी है कि देखिए 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे और कई इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल दावपेच भी हैं जिसे भी हम समझेंगे। और जो विपक्षी दल है उनका यह कहना है कि इससे सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, 5 साल तक सरकार को डर नहीं रहेगा, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों की भी अनदेखी होगी। बड़ा सवाल यह है कि जो रीजनल पार्टीज हैं क्या वो एक देश एक चुनाव के लिए इस पर सहमति जताएंगे और क्या वाकई एक देश एक चुनाव व्यवहारिक है? और एक बड़ा सवाल यह भी कि 4 से 5 राज्यों में जब चुनाव होते हैं तब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन एक साथ पूरे देश में जब चुनाव होगा तो उसे कैसे मैनेज कराएंगे? चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर किससे नफा नुकसान होना है, ये दाव आखिर कितना कारगर साबित होगा। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख भी और वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत आपसे ही करती हूं मैं। अमित जी, बताइए जरा, इनके पास तो बहुमत है और अब बस कहा जा रहा है कि बिल को पेश किया जाएगा और फिर जो पूरा प्रोसेस होता है वो होगा, लेकिन कांग्रेस का क्या रुख है, आपसे ही समझना चाहेंगे अमित जी। निश्चित तौर पे आकांक्षा जी कि जब अभी 4 राज्यों में चुनाव कराने थे तो जो इलेक्शन कमीशन है, जो अभी आपने कहा कि कई सारे 2 चुनाव में ही उनके ऊपर इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठ गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी 4 राज्यों में कराना था। और अभी गुलदेव भाई भी मेरे साथी बैठे हैं, वो निश्चित तौर पर इस पर प्रकाश डालेंगे कि 4 राज्यों में चुनाव कराना था और 2 राज्य पहले हुए, 2 राज्य बाद में कराए गए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पहले कराए गए और फिर हरियाणा में और झारखंड में, महाराष्ट्र में और झारखंड में फिर बाद में कराए गए। तो अगर एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात करते हैं और कहते हैं कि इससे हजारों करोड़ रुपए बचेगा, तो एक बार इलेक्शन कराने के लिए लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। और अगर ये इनका डाटा जो आ रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने कमेटी बनाई थी और उसके बाद जो 15 सदस्यीय कमेटी थी उसमें कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया और लगातार अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि उस जो कमेटी बनी थी उसमें साउथ से किसी को उसमें नहीं रखा गया था, किसी हमारी मातृशक्ति को नहीं रखा गया था। लेकिन 4,000 करोड़ बचाने के लिए क्या आपके पास इतनी व्यवस्था है? जब आप लगातार आपके कार्यकाल में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज हुआ करता था और आज 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज केंद्र की सरकार के पास के ऊपर है, तो इतना 60,000 करोड़ रुपए आप एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए आप कहां से लाएंगे? इसका आपको प्रावधान बताना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप निश्चित तौर पे अगर नियत सही है तो ईमानदारी से किया जाए तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आगे भी ठीक है अमित जी, आगे चर्चा करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ही है ये जी। डॉक्टर गुलरेज, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि केंद्र में तो आपकी गठबंधन की सरकार है, अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर आपको पूर्ण बहुमत मिला, वहां पर आपकी सरकार है, लेकिन हालांकि झारखंड आप जरूर हार गए। खर्च बचाने की दलील दी जा रही है, आचार संहिता के कारण विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, इसकी दलील दी जा रही है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि सियासी मंशा क्या है आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे भाजपा की और केंद्र सरकार की? देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये इसलिए आवश्यक बन जाता है क्योंकि काम रुकता है। और मेरे कांग्रेस के मित्र जो हैं, अगर वो भी अपने दिल पर हाथ रख के पूछें उनसे तो वो भी यही कहेंगे कि आचार संहिताएं जो बार बार लगती है, कभी विधानसभा की कभी लोकसभा की, उसकी वजह से ना अफसर काम कर पाते हैं, ना राजनेता काम कर पाते हैं, ना पॉलिटिकल पार्टियां काम कर पाती हैं। और आखिरी में नुकसान किसका होता है? जनता का नुकसान होता है, जिसके टैक्स से ये सरकारें चलती हैं, जिसके टैक्स से
सरकारी मशीनरियां चलती हैं। तो इसका जो उद्देश्य है यही है कि जनता के काम कभी भी बाधित नहीं होने चाहिए, वो लगातार चलते रहने चाहिए। जहां तक खर्च की बात है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, तो ठीक है, पर्याप्त समय मिल रहा है उनको तैयारी करने के लिए। अगर आज हम करते हैं तभी 3-4 साल का जो वक्त मिलेगा, उसमें वो अपनी जो भी तैयारियां करनी है, चाहे ईवीएम्स की हो, चाहे मैन पावर की हो, वो सब कर दी जाएगी। और बिल्कुल ये देश इतना बड़ा देश है, इतना सक्षम देश है कि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो केवल अगर हमने एक बार ठान लिया तो हम डेफिनेटली करके दिखाएंगे। आज भी हम करके दिखाते हैं। आप देखिए कि एलोन मस्क जैसे व्यक्ति ने क्या कहा था अभी कि देखिए हिंदुस्तान ने इतना बड़ा चुनाव कर लिया और इतने कम समय में वोट भी काउंट कर लिया। बिल्कुल तारीफ तो होती है डॉक्टर गुलरेश कि भारत में एक साथ इतने जो चुनाव होते हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग हो जाती है। हालांकि विपक्ष जरूर इस प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाता रहा, लेकिन यशवर्धन जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि कितना व्यवहारिक है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी यहां पर ग्लिचेस हैं, तो वो आप अच्छे से समझा पाएंगे सियासी दलों से इतर। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है भी? है और मेरे ख्याल से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो देर सवेर लागू होना चाहिए या होगा भी। लेकिन अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं हमारे देश में, जिस प्रकार से उथल पुथल पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हम देखते हैं, चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता पर बार बार जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह हम लगते हुए देखते हैं, मुझे वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू हो पाएगा, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इस पर निजी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है। हालांकि इसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर करनी चाहिए थी, जो कि शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन अभी जैसा गुलरेश जी बोल रहे थे 2-4-5 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो मुझे अभी ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। हमारे साउथ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, केंद्र की राजनीति अलग है, राज्यों की राजनीति अलग है। तो अभी सबको एक मंच पे लाकर एक साथ सामंजस्य बैठा पाना न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए कठिन है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी कठिन है। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत जरूर होनी चाहिए थी, जो शुरुआत हुई है। मैं इस शुरुआत का स्वागत करता हूं, लेकिन चुनाव आयोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इस निष्पक्षता बनी रहे चुनाव आयोग की। जैसे महाराष्ट्र में आरोप लगा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को एक गुट से लेकर दूसरे गुट को देने में, एमसीपी के चुनाव, तो अब चुनाव आयोग के लिए बहुत कठिन डगर है। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, इसको होना चाहिए था। देश के बहुत सारे संसाधन बचेंगे, समय बचेगा। ठीक है डॉक्टर गुलरेज, आप जरा समझाइए, जैसा कि यशवर्धन जी भी कह रहे हैं कि वाकई व्यवहारिक तौर पर तो कई मुश्किलें हैं। अब देख लीजिए, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, सबसे बड़ा राज्य है, और फिर यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, इसे पेश करने के बाद पास कर दिया जाता है, तो फिर 2029 में आप कह रहे हैं कि कई ऐसी विधानसभा हैं जिनका जो कार्यकाल है या तो फिर भंग करना पड़ेगा या तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मिड इलेक्शंस के टाइम पर फिर क्या होगा यदि सरकार जाती है? तो इसको लेकर के किस तरह से तैयारी, इसको लेकर के थोड़ी क्लैरिटी आप दीजिए। देखिए आकांक्षा, इसका तो टेस्ट हो चुका है और एक बार नहीं 4 बार हो चुका है। संविधान बनने के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 के जो चुनाव हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पे ही हुए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जो थी वो अनियंत्रित हो गई थी और एक तरह से अपने जो उनकी हिटलर शाही थी वो चालू कर दी। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई। उसी कारण से कभी सरकारों को गिराना, कभी देश में इमरजेंसी लगाना, उसकी वजह से ये साइकिल खराब हुई है। और अब इसको ऐसा नहीं है कि एक बार जो पाप हो गया या पाप कर दिया गया तो उसको हमेशा करते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो सुधार करना होगा। सुधार करना आसान है कि सपोज करें, एक उदाहरण दे रहा हूं आकांक्षा, ये उदाहरण मिलता है हमको तेलंगाना से। तेलंगाना में क्या हुआ था, पिछली बार उन्होंने चुनाव को 6-7 महीने पहले करवा दिया था। ये मैं बात कर रहा हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने करवा दिया था। और उसके आंध्र प्रदेश में उन्होंने पहले करवा दिया था और उसके बाद से वही साइकिल का क्रम चल गया। तो अभी भी हो सकता है कि कहीं पर अगर 8 महीने बाकी हैं तो उसको पहले कर दे, अगर लगता है कहीं पे 6 महीने बाद हो रहा है तो 7 कर दे उसको। तो थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट। लेकिन डॉक्टर गुलरेज, जहां पर आपकी सरकार है, चलिए आप तो वहां पर मना लेंगे, लेकिन जहां पर आपकी सरकार नहीं है, भाजपा शासित या भाजपा समर्थित, वहां पर फिर दूसरे सियासी दल क्यों मानेंगे फिर?
देखिए, मुझे लगता है कि दूसरे सियासी दल भी कहीं ना कहीं तो देश का उद्धार चाहते होंगे। अंततोगत्वा क्लेम तो वो भी यही करते हैं ना कि हम देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो दिख जाएगा सदन में कि वो क्या करते हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो जनता सबक सिखाएगी उनको, बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अमित जी से पूछ लेते हैं। अमित जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कोई सियासी एजेंडा इसके पीछे छिपा हुआ लग रहा है? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और 18 सितंबर 2020 में मैं आपको बता दूं कि कोविड समिति एक बनी थी। कोविड जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और जिसमें लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 15 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी थे, एनके सिंह साहब थे, सुभाष कश्यप जी थे, हरीश साल्वे जी थे, सॉलिसिटर जनरल जो हमारे रहे हैं, और सतीश कोठारी जी थे, डॉक्टर नीलेश चंद्र जी भी थे जो भारत सरकार में सचिव हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इतना फंड कहां से आएगा। जब एक्सटर्नल डेब्ट ऑन इंडिया की बात होती है आकांक्षा जी, तो उसमें 39.7 लाख अरब डॉलर का कर्ज बढ़कर 666.8 अरब डॉलर भारत के ऊपर हो चुका है। और जिस प्रकार से कोविड समिति की जो रिपोर्ट आई है, और जब मैं आपके डिबेट के पहले उसको स्टडी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और 100 दिनों बाद पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसके लिए संविधान में 324 में चुनाव आयोग का जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। और शायद अभी जैसे गुलरेज भाई ने कहा निश्चित तौर पे कि 51 से 67 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन जब 1970 में बैंक का, इंदिरा जी ने बैंक का जो नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद जो बांग्लादेश बना, लेकिन अमित उसके बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी थी। हाँ अमित जी, लेकिन आपको वाकई नहीं लगता कि देखिए जब बार बार चुनाव होते हैं, अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 1 साल पहले चुनाव देखे, उसके बाद फिर अलग से लोकसभा चुनाव हुए, और फिर उसके बाद दूसरे राज्यों के अलग चुनाव, यानी कि देश लगातार कंटिन्यू चुनाव के प्रोसेस में ही लगा रहता है। और अभी खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन बार बार दूसरे राज्यों में जाकर के मुझे चुनाव के लिए वहां पे प्रचार करना पड़ जाता है, तो ऐसे में मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं। तो ऐसे में एक साथ यदि चुनाव हो जाएंगे तो वाकई बार बार की जो चुनाव का ये जो प्रोसेस है, जो खींच भी कहीं ना कहीं जनता के मन में भरता है, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर पे आकांक्षा जी, आपने यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक अच्छे सब्जेक्ट पे आपने डिस्कशन रखा है और दोनों ही हमारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों को बैठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में लगभग हर साल 25% भाग में इलेक्शन होते हैं, जिससे कार्य तो प्रभावित होता है निश्चित तौर पे। लेकिन कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। और अगर आप मेरिट्स की बात करेंगे तो ठीक है, अगर आपके पास फंड है तो उससे राजकोष का बचत होगी। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे, काले धन पे जैसा सरकार कहती है कि लगाम लगेगी, विकास कार्यों में गति आएगी, क्योंकि इलेक्शन के कारण लगातार कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, तो विकास रुक जाता है, सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। लेकिन अगर हम उसके डिमेरिट्स पे जाते हैं तो वोटिंग पैटर्न पर प्रभावित होगा, तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है वो खत्म की ओर जाएगा, चुनाव रिजल्ट में देरी होगी। आज अगर अमित जी चलिए ये तमाम बातें छोड़िए, आप कांग्रेस का स्टैंड क्लियर एंड कट बताइए। क्लियर एंड कट कांग्रेस का स्टैंड मैं जानना चाहती हूँ कि यदि प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर ईमानदारी से किया जाए और सारी चीजें सरकार को बताना चाहिए, विपक्षी पार्टी को बैठा के सर्वदलीय बैठक बुला के कि ये कोविड कमेटी की रिपोर्ट आई है, इस पे ठीक है, जेपीसी के लिए तो वो जा ही रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपीसी में जाएगा ही। डॉक्टर गुलरेज, आपसे मैं आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट जानना चाहूंगी कि देखिए ऐसे में आपको नहीं लगता कि जवाबदेही कम हो जाएगी? 5 साल तक सरकार को डर ही नहीं रहेगा। अभी तो उनको ये लगता है कि ठीक है चुनाव आने वाले हैं, कभी भी चुनाव जाएगा, तो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या रीजनल पार्टीज हो, ये लॉन्ग टर्म का सोचती हैं और जनता से कनेक्ट रखती हैं। स्पेशली बीजेपी तो कनेक्ट रखती है। अभी आप देख रहे हैं कि घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता लोगों से मिलते हैं, तो वो इसीलिए किया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में तो 4 साल बाकी हैं लगभग, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो ये किया जाता है। दूसरी बात, फंड्स कहां से आएंगे जो बात है,
देखिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब देश की जो जीडीपी थी वो 1.5 ट्रिलियन से कम थी। आज 3.25 ट्रिलियन से ऊपर हो चुकी है और ये जब चुनाव आएंगे तब 5 ट्रिलियन क्रॉस कर दी होगी। तो मैं मानता हूं ये बात कि लोकतंत्र जो होता है एक महंगा सौदा होता है, बहुत खर्च होता है इसको जीवित रखने के लिए, लेकिन वो करना पड़ता है और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है तो हम कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है यशवर्धन जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों की आपको नहीं लगता कि अनदेखी हो जाएगी? रीजनल पार्टीज क्यों सपोर्ट करेंगी? वो इससे पहले भी कहते हैं कि फिर जो नेशनल पार्टीज है उनका ये वर्चस्व होगा जब जनता जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर नहीं आएंगी क्या रीजनल पार्टीज? क्लोजिंग स्टेटमेंट यशवर्धन जी। जी आकांक्षा जी, देखिए विपक्ष के सामने आकांक्षा जी इस टाइम दिक्कत ये है कि उनको मालूम है इस टाइम वन नेशन वन इलेक्शन पे बीजेपी को नेचुरल बेनिफिट होगा, लेकिन विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बीजेपी अगर अपनी इस मंशा में सफल होती है और पूरे देश में एक साथ राज करती है तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा पूरे देश के अलग अलग रीजनल मुद्दों को संभाल कर 5 साल राज करना। तो एंटी इनकम्बेंसी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। राजनीति का चक्र बदलता है समय के साथ। अभी विपक्ष के लिए परेशानी जरूर है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होने पर ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए रीजनल पार्टीज के लिए चिंता की बात है। वे एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 5-10 साल के लिए पिछड़ेंगी जरूर, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर पलट के वापस सत्ता का चक्र बदलता जरूर है। इसलिए मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन कभी ना कभी लागू होना ही चाहिए। चलिए ठीक है यशवर्धन जी, जितने भी पॉइंट्स है, अब जब जेपीसी में जाएगा ये प्रस्ताव और उसके बाद जब वहां पर चर्चा होगी और उसके बाद जब सदन में चर्चा होगी तो किस तरह से अब उसको लेकर के सियासत होगा और क्या वाकई देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा और आगे किस तरह से अब इसको लेकर के बार पलटवार देखने को मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। मुद्दा गरम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।